हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। अच्छी रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो केवल बातें बोलने से कुछ नहीं होने वाला कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आप खुद कोई मेहनत नहीं करने वाले हो। इसलिए बोलो कम और करो ज़्यादा। करने में बिलीव रखो। स्टडी करनी है तो उसके लिए टाइम दो, अच्छा रिजल्ट लाना है तो टाइम दो। देखते हैं फ्रेंड्स, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू, गरबा। देखिए फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर नॉर्मली पता होता है लोगों को कि असम में जो फेमस नृत्य शैली है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, बिहू। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं इसका डिटेल। बिहू असम का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। बिहू नृत्य युवा लड़के और लड़कियों द्वारा बिहू उत्सव के दौरान किया जाता है, जो युवा जुनून, प्रजनन आग्रह और खुशी का प्रतिनिधित्व करता है। यह फुर्तीले डांस स्टेप्स और तेजी से हाथ की हरकतों द्वारा वर्णित है। मुख्य रूप से 3 बिहू उत्सव नामित हैं जो असम में लोकप्रिय हैं: कोंगली बिहू, रोंगली बिहू और भोगली बिहू। रोंगाली बिहू के दौरान बिहू नृत्य किया जाता है। रोंगाली बिहू सभी बिहू उत्सवों में सबसे अधिक आनंदित है, जो बसंत ऋतु में किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये के ओवरड्राफ्ट की सुविधा थी। कौन सी योजना थी? देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सेकेंड ऑप्शन स्वर्ण भारत योजना, थर्ड ऑप्शन प्रधानमंत्री जन धन योजना, फोर्थ ऑप्शन अटल पेंशन योजना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है थर्ड वाला, प्रधानमंत्री जन धन योजना। देखते हैं इसकी डिटेल्स क्या क्या है। 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY को इस देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसे नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया था। यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन, बैंकिंग, बचत और जमा खाते एक किफ़ायती तरीके से। आधार से जुड़े खातों के लिए 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ साथ रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा कवर इस योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य विशेषताओं में से एक है। प्रधानमंत्री योजना। देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको। पश्चिम बंगाल, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार, चौथा आंध्र प्रदेश। तो जहाँ मौर्य साम्राज्य स्थापित किया गया था उसको अभी क्या बोलते हैं, वर्तमान में, प्रेजेंट में क्या कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, थर्ड ऑप्शन आपका है राइट ऑप्शन। वर्तमान में उसको बिहार बोलते हैं, बिहार में पड़ता है। देखते हैं इसकी डिटेल्स। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार में स्थानांतरित कर दी गई थी, जो गंगा के साथ संचार के मार्गों को जोड़ती थी। मगध का विकास शौर्य साम्राज्य के उद्भव में हुआ। बिंबिसार मगध के पहले राजा थे। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने साम्राज्य की स्थापना की 321 ईसा पूर्व, ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के रूप में उत्तर पश्चिम तक नियंत्रण बढ़ाया और काफ़ी सारे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता था? देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिए गए आपको 4 ऑप्शन। पहला जापान, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सब में जो आपका राइट ऑप्शन है वो है दूसरा वाला, भारत की महिला टीम ने
दक्षिण कोरिया में आयोजित 2018 के विश्व कप को जीता था, कैरम विश्व कप को। देखते हैं फ्रेंड्स अगला इसका डिटेल। भारत की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया के शहर चुनचेओ में आयोजित 2018 कैरम विश्व कप जीता। 2018 कैरम विश्व कप 23 अगस्त 2018 से 29 अगस्त 2018 तक 7 दिनों के कैरम विश्व कप का 5वां संस्करण था। इसमें कुल 9 प्रतिभागी थे। यह दक्षिण कोरिया में आयोजित होने वाला पहला कैरम विश्व कप था। भारत ने महिला टीम टूर्नामेंट के फाइनल में श्रीलंका को 3-0 से हराकर खिताब हासिल किया। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को पूर्वी अफ्रीकी अभियान में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में ब्लॉक का नाम दिया गया था। देखिए फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला केन्या, दूसरा तंजानिया, तीसरा सूडान एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका युगांडा। तो इन चारों में से जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो है आपका राइट ऑप्शन सूडान। देखते हैं इसका डिटेल। एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को ईस्टर्न कैंपेन के दौरान सूडान थिएटर में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में सूडान ब्लॉक का नाम दिया गया था। इसका उद्घाटन सूडान के तत्कालीन राजदूत जो थे रहमतुल्लाह अब्दुल्ला, उन्होंने 30 मई 1959 को किया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं प्लेटलेट को निकालने में सक्षम है? फर्स्ट ऑप्शन थायराइड, सेकेंड ऑप्शन अग्न्याशय, थर्ड ऑप्शन प्लीहा एंड फोर्थ ऑप्शन अस्थि मज्जा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन है। जो क्षतिग्रस्त प्लेटलेट को निकालता है वो है आपका प्लीहा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं इसका डिटेल। प्लीहा के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क या कार्य हैं। यह श्वेत रक्त कणिका यानी WBC वाइट ब्लड सेल्स की मदद से रक्त में बाहर से आने वाले हानिकारक कीटाणुओं से लड़ता है। यह रक्त को निस्यंदित करता है और किसी भी पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं को हटा देता है। इसलिए यह शरीर से कोशिकीय अपशिष्ट से छुटकारा पाने में मदद करता है। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है प्लीहा। देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन। किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकल कैप्रोलैक्टम का बहुलकीकरण किया जाता है? नंबर 1 टेफ्लॉन, नंबर 2 नायलॉन 6, नंबर 3 बेकेलाइट, नंबर 4 केवलर। देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड वाला, यानी कि दूसरा ऑप्शन राइट है नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो होता है वो बहुलक को प्राप्त करने के लिए एकल कैप्रोलैक्टम का बहुलकीकरण करता है। देखते हैं फ्रेंड्स इसका डिटेल। नायलॉन 6 केवल एक प्रकार के एकलक से बनाया जाता है जिसे कैप्रोलैक्टम कहा जाता है। नायलॉन 6 में 6 दो एकलक से बनाया जाता है, एडिपॉयल क्लोराइड और हेक्सामेथिलीन डाइमाइन। नायलॉन 6 एक बहुलक है जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। उच्च तन्यता, मजबूती, थकान प्रतिरोध और कठोरता के होने से इसका उपयोग औद्योगिक धागे के निर्माण से किया जाता है। नायलॉन 6 का ये देखिए फ्रेंड्स जो संरचना होती है इसकी बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं उसका फिगर एंड उसका फार्मूला दोनों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। शक्ति की भौतिक मात्रा का अभिमत सूत्र होता है, क्या होता है? M1L2T-2, सेकेंड M1L2T-3, थर्ड M1L3T-2, फोर्थ M1L3T-3। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसका राइट ऑप्शन। जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है M1L2T-3। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका डिटेल कैसे बनता है।
P बराबर W/T ये फॉर्मूला लगता है इसमें, जहाँ P बराबर शक्ति, W बराबर किया गया कार्य और T बराबर समय। अब जैसा कि किया गया कार्य बराबर बल गुणे दूरी, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल का बीमी सूत्र m × LT-2 = MLT-2, कार्य का बीमी सूत्र ML/T-2 एंड समय का बीमी सूत्र T1 होता है। तो P = ML/T-2/T1 = mL²/T³ या फिर ML/T3 बोल सकते हैं। इससे फ्रेंड्स बनता है बीमी सूत्र। देखते हैं अगला क्वेश्चन। CaSO4 2H2O का रासायनिक सूत्र है सेंधा नमक, जिप्सम, गंधक, क्वार्टज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स आपको। देखते हैं क्या है इसका राइट ऑप्शन। CaSO4 2H2O जो ये इसका केमिकल फार्मूला है, किसका है? सेकेंड ऑप्शन है जो आपका जिप्सम, वो है राइट ऑप्शन। जिप्सम का ये केमिकल फार्मूला होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका डिटेल्स। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है। यह एक नरम सल्फेट खनिज है जिसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह प्लास्टर, ब्लैकबोर्ड, चॉक और वॉलबोर्ड के कई रूपों में मुख्य अवयव है। सीमेंट का तेजी से जमना सीमेंट में जिप्सम का कार्य है। यह सीमेंट के सख्त होने की दर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह काम करने के लिए लंबा समय प्रदान करते हुए शीघ्र सख्त होने से भी रोकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह सीमेंट को तेजी से जमने में मदद करता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में, सेकेंड ऑप्शन हस्तिनापुर में, थर्ड ऑप्शन आजमगढ़ में, फोर्थ ऑप्शन मऊ में। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इसका राइट ऑप्शन। जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, पहला है, वो है आपका राइट ऑप्शन। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसकी डिटेल्स। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना वर्ष 2013 में मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर के पुनर्गठन के बाद एक गैर संबद्ध शिक्षण और अनुसंधान विश्वविद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। दृष्टिकोण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन शिक्षा में अध्ययन, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, ऊष्मायन, उत्पाद, नवाचार और विज्ञान में विस्तार कार्य को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए और उच्च तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए भी इसकी स्थापना की गई है। देखिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? फर्स्ट ऑप्शन मछली, सेकेंड चील, थर्ड मोर एंड फोर्थ गैंडा। देखिए फ्रेंड्स दिए गए आपको 4 ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा राइट है? जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो है आपका राइट ऑप्शन, क्योंकि जो मछली है वो उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको अपना प्रतीक चिन्ह माना हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका डिटेल्स। उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़ा मछलियों को दर्शाता है, जो एक माला से घिरा हुआ है और भारत के प्रतीक के साथ है। नीचे सेवा के शीर्षक की एक सज्जा पट्टी है। मोहर के आसपास की किंवदंती उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में अनुवादित है। उत्तर प्रदेश का प्रतीक भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश की सरकार की आधिकारिक मोहर है। यह मूल रूप से आगरा और अवध के तत्कालीन संयुक्त प्रांत के लिए 1916 में बनाई गई थी और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें शामिल हैं? पहला ऑप्शन 60, दूसरा 70, तीसरा 80 एंड चौथा ऑप्शन है आपका 90। देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा है आपका राइट ऑप्शन? थर्ड वाला जो ऑप्शन है यानी तीसरा वाला, वो है आपका सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन 80। 80 जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से लोकसभा में शामिल है। देखते हैं फ्रेंड्स डिटेल। राज्य के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, लोकसभा में सीटें 80 हैं और राज्यसभा में 31 हैं, विधानसभा में 403 हैं और विधान परिषद में 100 हैं। राजधानी यहाँ की लखनऊ है और क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है।
और जनसंख्या जो है वो 19.98 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, माघ मेला के दिन शुरू होता है। माघ मेला कौन से दिन शुरू होता है? पहला ऑप्शन है आपका मकर संक्रांति, दूसरा है बसंत पंचमी, तीसरा है महाशिवरात्रि एंड लास्ट जो है वह है अक्षय तृतीया। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका माघ मेला है उसकी शुरुआत मकर संक्रांति वाले दिन होती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका राइट ऑप्शन। देखते हैं इसकी डिटेल्स। प्रत्येक वर्ष जनवरी में मकर संक्रांति के दिन माघ मेला शुरू होता है। यह हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अनुसार पहला महत्वपूर्ण स्नान दिवस है। यह शुभ तिथियों पर संगम पर पवित्र डुबकी लगाने वाले तीर्थ यात्रियों की भीड़ के साथ शुरू होता है। यह हिंदुओं के लिए सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक अवसरों में से एक है। हिंदू पौराणिक कथाओं ने माघ मेले की उत्पत्ति को ब्रह्मांड की शुरुआत माना है। एक महत्वपूर्ण अवसर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास प्रयाग में त्रिवेणी संगम 3 महान नदियों गंगा यमुना सरस्वती से मिलकर बनता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा मथुरा, तीसरा बनारस, चौथा अयोध्या। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है? जो थर्ड वाला है वो आपका राइट ऑप्शन है। जो बनारस है वहाँ पे संत कबीर जी का जन्म और पालन पोषण हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका डिटेल्स क्या है। संत कबीर दास वे 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे जो उत्तर प्रदेश के बनारस से संबंध रखते हैं। उनका जन्म 1425 ईस्वी में बनारस में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन एक मुस्लिम परिवार में बीता था, लेकिन वे अपने शिक्षक हिंदू भक्त नेता रामानंद से काफ़ी प्रभावित थे। उनकी विरासत जीवित है और कबीर पंथ के माध्यम से जारी है, एक धार्मिक समुदाय जो उन्हें अपने संस्थापक के रूप से मानता है और संत मत पंथों में से एक भी है। उनकी मुख्य रचना साखी शबद और रामायणी थी। सिख धर्म के गुरु भी थे। देखिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद कौन से थे जिन्होंने रखी थी? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बड़े गुलाम अली खान, सेकेंड बख्शू खान, तीसरा है जो वो है बिस्मिल्लाह खान एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका अमजद आल खान। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है। बख्शू खान ने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। देखते हैं इसकी डिटेल। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी। लखनऊ घराने की स्थापना अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। यह भावनाओं और भावनाओं की अभिव्यक्ति पर एक मजबूत उच्चारण करता है। जयपुर घराना अपनी और देखते हैं फ्रेंड्स अगले घराने अपनी परतरी या लयबद्ध गुण के लिए जाना जाता है। बनारस घराना कथक नृत्य के अन्य प्रमुख स्कूल हैं। ग्वालियर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे पुराने घरानों में से एक है। इसमें एक सरल गायन शैली है। आगरा घराना नाहरवानी में निहित है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और दूसरा कौन सा रंग होता है? देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरा, नीला, पीला, नारंगी। तो इन चारों में से कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है? जो दूसरा वाला ऑप्शन वो आपका राइट ऑप्शन है, नीला। लाल और नीला 2 रंग होते हैं यूपी के जो झंडा होता है यानी ध्वज होता है उसमें। देखते हैं डिटेल्स। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और नीला। उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा एकल पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक लगभग 2.5 लाख बल की कमान संभालते हैं, यानी 2.5 लाख कह सकते हैं। कार्मिक 75 जिले, 33 सशस्त्र बटालियन और अन्य विशिष्ट विंग शाखाओं से जुड़े हुए हैं जो खुफिया जांच, भ्रष्टाचार निरोधी तकनीकी प्रशिक्षण, फॉरेंसिक विज्ञान आदि से संबंधित है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो की कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी गई है? पहला ऑप्शन है भोजपुरी, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रज भाषा, चौथा और लास्ट ऑप्शन है आपका उर्दू। तो फ्रेंड्स जो अमीर खुसरो थे वो गज़ल के लिए फेमस थे और वो ज़्यादातर अपनी जो कविताएं हुआ करती थी, उनकी गज़ल हुआ करती थी, खड़ी बोली में बोला करते थे, यूज़ किया करते थे। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका दूसरा ऑप्शन, खड़ी बोली। देखते हैं फ्रेंड्स इसका डिटेल्स। अवधि में 14वीं शताब्दी के सूफी फ़कीर अमीर खुसरो द्वारा लिखित और रचित यह एक गज़ल है। इसकी रचना खड़ी बोली भाषा में की गई है। अपने मधुर और रसपूर्ण गीतों की गूंज के कारण ये अक्सर दक्षिण एशिया में
कव्वाली समारोह में सुना जाता है। इसे अमीर खुसरो के सबसे प्रसिद्ध कलाम के रूप में भी जाना जाता है, जो मूल रूप से उनके आध्यात्मिक गुरु निजामुद्दीन अवलिया द्वारा प्रशंसा की जाती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। स्वामी रामभद्राचार्य को वर्ष 2015 में किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण। तो फ्रेंड्स जो स्वामी रामभद्राचार्य जी थे उनको 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखते फ्रेंड्स इसकी डिटेल्स। 2015 में रामभद्राचार्य को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने संस्कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, श्री वाणी अलंकरण, बाणभट्ट पुरस्कार और वाचस्पति पुरस्कार अपने महाकाव्य श्री भगवराघवी आयम के लिए जीता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाने वाले पुरस्कारों 2015 में से भारत रत्न 3, पद्म विभूषण 12 दिए गए थे। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य कर सम्मिलित किया गया था? चुंगी कर, संपत्ति कर, आयकर, मुद्रा शुल्क या मुद्रांक शुल्क। कौन सा था? जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, चुंगी कर। चुंगी कर को राज्य कर में सम्मिलित किया गया था। देखते हैं फ्रेंड्स इसकी डिटेल। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी एक तरह का अप्रत्यक्ष कर सुधार है जो कर के बोझ को कम करेगा, कर संग्रह और कराधान में होने वाले उतार चढ़ाव को सहजता प्रदान करेगा। शुरुआत में निम्नलिखित राज्य कर और लगान होंगे जो जीएसटी में सम्मिलित होंगे। बहुत सारे हैं, जैसे वैट, बिक्री कर, मनोरंजन कर, विलास कर, लॉटरी सट्टे जुए पर कर, राज्य कर और अधिशुल्क। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। 17 जनवरी, 7 अप्रैल, 1 अगस्त या फिर 21 सितंबर। देखिए फ्रेंड्स जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो है आपका राइट ऑप्शन। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन सेकेंड में इसका राइट ऑप्शन है। देखते हैं फ्रेंड्स इसका डिटेल्स क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहली स्वास्थ्य सभा में 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसे पहली बार 1950 में मनाया गया था। यह WHO द्वारा घोषित 11 आधिकारिक वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? विश्व स्वास्थ्य दिवस के विषय में कुछ देख लेते हैं। 2018 यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवेयर, 2019 यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवेयर। ये जो थीम है इनकी वो दी गई है। 2020 और 2021 की थीम्स देख लेना फ्रेंड्स, बाकी पुरानी वाली इतनी इम्पॉर्टेंट है नहीं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नियॉन लैम्प का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉर्जिस क्लाउड, सैमुअल कोल्ट या फिर मार्टिन कूपर या जो फोर्थ ऑप्शन है आपका विलियम गुलेन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आपका राइट ऑप्शन। जो जॉर्जिस क्लाउड थे उन्होंने लियोन लैम्प का आविष्कार किया था। देखते हैं फ्रेंड्स इसकी डिटेल। नियॉन लैम्प ये एक लघु गैस डिस्चार्ज लैम्प है। इसका आविष्कार जॉर्जिस क्लाउड ने किया था। इसमें एक छोटा ग्लास कैप्सूल होता है जिसमें कम दबाव और 2 इलेक्ट्रोड पर नियॉन और अन्य गैसों का मिश्रण होता है। देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से किस देश के सबसे करीब स्थित है? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बांग्लादेश, सेकेंड मलेशिया, थर्ड इंडोनेशिया एंड फोर्थ आपका है जो वो है नेपाल।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा है करेक्ट ऑप्शन। जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका है करेक्ट ऑप्शन, इंडोनेशिया। अंडमान निकोबार के सबसे पास स्थित है। देखते हैं डिटेल्स। इंडोनेशिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निकटतम देश है। वास्तव में इंडोनेशिया चेन्नई या तटीय भारत के किसी अन्य शहर की तुलना में इन द्वीपों के करीब है। इंडोनेशिया के उत्तरी सिरे पर स्थित सवांग सिटी इंदिरा पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं है। इंदिरा पॉइंट यह भारत के क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है और भारत में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निकोबार जिले का एक गांव है। ये ग्रेट निकोबार तहसील में स्थित है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? दिए गए आपको 4 ऑप्शन। पहला बोलीविया, दूसरा वेनेजुएला, तीसरा अर्जेंटीना एंड चौथा ब्राज़ील। चलिए फ्रेंड्स तो बताइए आप लोग कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसका, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स। जो ब्यूनस आयर्स है वो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। देखते हैं फ्रेंड्स, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है और रियो डी ला प्लाटा नदी के पास स्थित है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के दक्षिण हिस्से में स्थित है। अर्जेंटीना की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है और जो यहाँ के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस है, ये फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। अर्जेंटीना के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है और अर्जेंटीना के निम्न सदन को चैम्बर ऑफ डिप्टीज कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ उच्च सदन को राज्यसभा बोलते हैं और निम्न सदन को लोकसभा बोलते हैं, वैसे वहाँ पे उच्च सदन सीनेट होती है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक संख्या राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर एक सींग वाले गैंडे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? देखिए फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए। जेम कार्बेट, दूसरा रणथंभौर, काजीरंगा एंड बांदीपुर। चारों में से जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन, काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक पार्क है जहां अधिकांश एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। ये भारत के असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 90% से अधिक के साथ एक से अधिक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे बड़ी आबादी में पाई जाती है। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है? पहला मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा नागालैंड, चौथा है आपका सिक्किम। तो जो इम्फाल है वो आपकी मणिपुर की राजधानी है, इसलिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका होगा राइट ऑप्शन, मणिपुर। मणिपुर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मणिपुर आपका जो है उसकी जो कैपिटल है वो इम्फाल है। देखते हैं फ्रेंड्स डिटेल। इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। ये समुद्र तल से 786 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इम्फाल अपने प्राकृतिक परिदृश्य और हरियाली के लिए जाना जाता है। और भी दी गई है कैपिटल्स, देख लेते हैं फ्रेंड्स। जो आइजोल है वो मिज़ोरम की कैपिटल है। जो अगरतला है वो त्रिपुरा की कैपिटल है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। एंड जो आपका गंगटोक है वो सिक्किम की कैपिटल है। एंड मेघालय की कैपिटल आपकी शिलोंग होती है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे दूर है? गांधीनगर, रांची, अगरतला या फिर भुवनेश्वर। जो कर्क रेखा है फ्रेंड्स वो आपकी 8 राज्यों से गुजरती है, यानी गुजरात से लेके सीधा चली जाती है वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ उधर मिज़ोरम तक, तो बीच में पड़ता है। उड़ीसा सबसे दूर पड़ता है। बाकी गांधीनगर तो गुजरात में है। झारखंड, रांची, अगरतला, त्रिपुरा ये पास पड़ते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इसकी डिटेल। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी। भारत में भुवनेश्वर और कर्क रेखा के बीच की दूरी 352 किलोमीटर यानी 219 मील है। भुवनेश्वर के निर्देशांक जो हैं 20 डिग्री 16 मिनट 20 सेकेंड या 85 सेकेंड भी हो जाते हैं। इसको पल्स में बोल सकते हैं। उत्तर में और जो पूर्व में है वो इसका 85 50 01। कर्क रेखा के वर्तमान अक्षांश 23 डिग्री 26 मिनट 16 सेकेंड उत्तर के बराबर होता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। द हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो आपका कहाँ मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नागालैंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार।
तो इन चारों में से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है नागालैंड। जो नागालैंड है वहाँ पे आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन। देख लेते हैं फ्रेंड्स इसकी डिटेल्स क्या है। राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड का। इसे त्योहारों का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इसमें राज्य के विभिन्न जनजातियों के पारंपरिक नृत्य रूप, लोकगीत, कला और स्वदेशी खेल शामिल हैं। सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह का आयोजन राज्य पर्यटन और संस्कृति विभाग नागालैंड सरकार द्वारा किया जाता है। ये हर साल दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत नागालैंड सरकार ने 2000 में विभिन्न जनजातियों के बीच राज्य की संस्कृति को बढ़ाने के लिए किया था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कार्रवाई में चला गया। कौन सा देश या कहते हैं प्रांत था? बलूचिस्तान, सियाचिन, सिक्किम, इम्फाल या कोहिमा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स आपको। देखते हैं क्या है इसका राइट ऑप्शन। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है, इम्फाल, कोहिमा। जो आपका है वो आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल कोहिमा क्षेत्र में इम्पीरियल जापानी सेना के हिस्से के रूप में ब्रिटिश भारतीय सेना और संबद्ध बलों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। देख लेते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं इसमें। आज़ाद हिंद स्वतंत्र भारत की एक अनंतिम सरकार की स्थापना का कार्य और लीग के द्वारा आयोजित स्वतंत्रता की सेना यानी आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना की मदद से स्वतंत्रता के लिए अंतिम लड़ाई का संचालन करना था। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला पोला फेस्टिवल है, उसमें कौन से एनिमल की पूजा होती है? देखते हैं फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला शेर, दूसरा बैल, तीसरा हाथी एंड चौथा जो है वो है आपका सांप। तो देखते हैं फ्रेंड्स इन चारों में से कौन से फ्रेंड एनिमल की पूजा की जाती है। जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन है, बैल की पूजा करते हैं लोग पोला फेस्टिवल में। देखते हैं फ्रेंड्स डिटेल। पोला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य का एक त्यौहार है। ये किसानों द्वारा बैल की पूजा करके मनाया जाता है। किसान इस दिन अपने बैल को सजाते हैं और फिर त्यौहार में प्रदर्शन करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह त्यौहार किसानों द्वारा कृषि कार्यों में उनकी सहायता के लिए बैल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। त्यौहार के अगले दिन से जुताई की गतिविधियां शुरू हो जाती हैं और खेतों में बीज बोया जाता है। महाराष्ट्र का एक बहुत ही अनूठा त्यौहार है जहां एक जानवर इस अवसर का मुख्य केंद्रित होता है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करने का अधिकार देता है। किसको देता है? देखते हैं फ्रेंड्स प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या फिर राज्यसभा को। तो जो भारतीय संविधान है वो महान्यायवादी नियुक्त करने का जो अधिकार है वो देता है हमारे राष्ट्रपति को। तो सेकेंड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। देखते हैं फ्रेंड्स इसकी डिटेल्स क्या हैं। अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है। संविधान का अनुच्छेद 76 और 78 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वह सभी कानूनी मामलों में सरकार की मदद करता है। भारत का संविधान महान्यायवादी पद पर निश्चित कार्यकाल प्रदान नहीं करता, पर राष्ट्रपति की इच्छा से पद धारण करता है। उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उसके निष्कासन के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया नहीं है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। राइसटेक कंपनी ने 1900 में दशक में बासमती चावल को पेटेंट कराने का प्रयास किया। कहाँ की कंपनी थी? यूनाइटेड किंगडम की, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं फ्रेंड्स जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो है आपका राइट ऑप्शन। जो संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी थी राइसटेक कंपनी, वो बासमती चावल को पेटेंट कराने का प्रयास करती थी। देखते हैं फ्रेंड्स इसकी डिटेल्स क्या क्या हैं। राइसटेक ने अमेरिकी लंबे अनाज वाले चावल के साथ क्रॉस ब्रीड के लिए पेटेंट प्राप्त किया। राइसटेक संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सन कंपनी है। राइसटेक को सुगंध पकने पर अनाज के लंबे होने और धौलापन के आधार पर पेटेंट दिया गया था।
ब्रिटेन केवल अमेरिका में दिया गया नॉर्थ अमेरिका में बासमती चावल के उत्पादन पर राष्ट्रीय नियंत्रण देता है। किसानों को चावल उगाने के लिए शुल्क देना पड़ता है और अगले वर्ष की फसल उगाने के लिए बीज लगाने की अनुमति नहीं होती। देखते हैं फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन। जब महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया था तब उस समय कहाँ की यात्रा कर रहे थे? 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला ऑप्शन प्रिटोरिया, दूसरा जोहान्सबर्ग, तीसरा केप टाउन एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका डरबन। तो जो महात्मा गांधी जी थे उनकी वेशभूषा के कारण उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। वहाँ के जो यात्री थे उन्होंने उन्हें यात्रा नहीं करने दी थी, तो वो था प्रेटोरिया की यात्रा कर रहे थे गांधी जी उस टाइम पे। देखते हैं फ्रेंड्स इसका डिटेल। गांधी जी 7 जून 1893 की रात को दक्षिण अफ्रीका की एक जगह प्रिटोरिया जा रहे थे। गांधी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रथम श्रेणी के टिकट पर डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। जब वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे थे तो एक यूरोपीय व्यक्ति ने रेलवे अधिकारियों को बुलाया और कुली की तरह दिखने वाले इस व्यक्ति को कोच से बाहर निकालने को कहा। मोहनदास करमचंद गांधी को पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर एक प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर कर दिया गया था। इस तरह उन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हिंदुओं के खिलाफ भेदभाव से लड़ने के लिए उन्होंने नाताल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी और जल्दी उन्हें अपना नेता भी माना गया। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।